में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको देंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत जोगी गुरुवार को एक हादसे में बाल बाल बच गए। अजीत जोगी जांजगीर जिले में एक पावर प्लांट के खिलाफ आयोजित धरने पर बैठे थे, तभी मंच गिर गया। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर गिर पड़े। हादसे में अजीत जोगी को मामूली चोटें आई। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। इको टैक्सी ड्राइवर से टकरा गई और 3 से 4 बार पलटी। हादसे से सड़क पर जाम लग गया। इस जबरदस्त टक्कर के बाद भी गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्वर्ण जयंती पार्क में हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। दिल्ली के हरिनगर में बदमाशों ने जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में एक युवक घायल हो गया। ये जिम हरिनगर थाने से कुछ ही दूरी पर है। पुलिस ने हमले में शामिल एक बिजनेसमैन प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया, बाकी आरोपी फरार। बताया जा रहा है कि प्रवीण अपने साथियों के साथ जिम के मालिक रिंकू को मारने आया था, लेकिन हमले में जिम में मौजूद कमल को गोली लग गई। दिल्ली में राजनिवास मार्ग पर चर्च में चोरी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 4 चोर चर्च के अंदर दाखिल हुए और अलमीरा में बंद दान के सारे पैसे लेकर चलते बने। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान से करोड़ों के जेवरात लूट लिए। बदमाशों की संख्या 7 थी और सभी के हाथों में बंदूक थी। लूट की वारदात के वक्त दुकान में काफी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश टाटा सफारी में सवार होकर फरार हो गए। यूपी के एटा में एक मनचले की खूब धुनाई की गई। बीच सड़क पर एक महिला ने उसे चप्पलों और लात से जमकर पीटा। मनचले पर आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला पर गंदे गंदे कमेंट कर रहा था। बात जब हद से गुजर गई तो महिला का गुस्सा फूट पड़ा और वो मनचले पर टूट पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि इलाज के लिए आई एक लड़की के साथ डॉक्टर ने छेड़खानी की थी। जब इस बात का पता लड़की के परिजनों को लगा तो वो आरोपी डॉक्टर के घर पहुंच गए और उसे जमकर पीटा। राजस्थान के नागौर में के उर्स के मौके पर हुई तांगा दौड़ में पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल तांगा के पीछे पीछे बाइकर्स और जीप भी चल रही थी। अचानक सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच वडोदरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पर मगरमच्छ दिखा। ये मगरमच्छ बड़े आराम से सड़क पर चल रहा था। मगरमच्छ को देखकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ से बेखबर ये मगरमच्छ सड़क पर चलता रहा। बीच में मगरमच्छ ने मुंह खोलकर लोगों को डराया भी। मगरमच्छ को सड़क पर देखकर लोगों ने प्रशासन को खबर दी, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। करीब 30 मिनट के ऑपरेशन में वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में गांव खाड़ी के समुद्री तट पर 20 फुट लंबी और लगभग 2 टन वजनी व्हेल मछली बहकर किनारे पर आ गई। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में गांव खाड़ी के समुद्री तट पर 20 फुट लंबी और लगभग 2 टन वजनी व्हेल मछली बहकर किनारे पर आ गई। इस व्हेल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। माना जा रहा है कि किसी जहाज की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में हालात और बिगड़ सकते हैं। देर रात जम्मू के उधमपुर में तेज बारिश हुई, जिससे राहत और बाकी काम में देरी आ रही। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी बाढ़ का कहर जारी है। मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। वहीं मौसम सुधरने के बाद नदियों का जलस्तर घट चुका है, जिससे राहत और बचाव के काम में तेजी आई। अभी भी सूबे के अलग अलग इलाकों में करीब 5 से 6 लाख लोग फंसे हुए हैं। सेना अब तक 1,10,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। श्रीनगर में पानी का स्तर 6 फीट नीचे आया, लेकिन शहर में अभी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। श्रीनगर में जितेंद्र सिंह ने नाव में बैठकर भी हालात का जायजा लिया। जितेंद्र सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच भी पहुंचे और लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया।
जितेंद्र सिंह ने काफी देर तक बाढ़ पीड़ितों की बात सुनी। लोगों ने सेना और सरकार के काम की तारीफ की। जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और बाढ़ से निपटने के उपायों पर चर्चा की। गृह सचिव अनिल गोस्वामी भी श्रीनगर में हैं। अनिल गोस्वामी ने श्रीनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। अनिल गोस्वामी प्रधानमंत्री के आदेश पर श्रीनगर पहुंचे और यहां राहत के काम में समन्वय का काम कर रहे हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सूबे के मंत्री भी बाढ़ से बेहाल हैं। वित्त मंत्री को 5 दिन बाद उनके ऑफिस से रेस्क्यू किया गया। इतना ही नहीं, कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि खुद उमर अब्दुल्ला के निवास में बिजली नहीं है, न ही उनका मोबाइल चल रहा है। वो एक गेस्ट हाउस से मिनी सचिवालय चला रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने तक बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। श्रीनगर के रामबाग इलाके में इंडिया न्यूज की टीम ने पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। इस इलाके में अभी रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। श्रीनगर के रामबाग इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इमारतें पानी में डूब गई हैं। लोगों ने घरों की छत पर शरण ले रखी है। रामबाग में बख्शी स्टेडियम भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। स्टेडियम में बीती 3 सितंबर से 200 से 250 लोग फंसे। सेना के जवानों ने स्टेडियम में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बाढ़ ने रामबाग इलाके में बड़ी तबाही मचाई है। सड़कें टूटने से जगह जगह गाड़ियां धंसी हुई हैं। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद सेना ने कश्मीर में फंसे एक दंपत्ति को होटल से रेस्क्यू किया। इंडिया न्यूज की टीम बारामूला के चंद्रामा गांव पहुंची। यहां कई लोगों ने हाई स्कूल में शरण ले रखी है। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर मोजूमा इलाके में भी इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और वहां हालात का जायजा लिया। यह इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। राजौरी में सड़कें और पुल बर्बाद होने से करीब 50 गांवों का संपर्क टूट चुका है। संपर्क टूटने से लोग फंस गए हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। सेना के जवान इन तक मदद पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो चुका है। सेना और बीआरओ के जवान मलबा हटाकर हाईवे को खोलने में जुटे। जम्मू से 160 किलोमीटर दूर रामबन में भूस्खलन के चलते रामबन और बाटोट के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं सेना ने पुंछ और राजौरी के बीच सड़क मार्ग को फिर से बहाल कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है बल्कि वो राहत सामग्री भी जुटा रही है। धुलियाना से सेना के 7 ट्रक राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएमओ के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी 1 दिन की सैलरी देंगे। ये पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए पीड़ितों तक पहुंचेगा। जम्मू के उधमपुर में सेना की ज्यादातर यूनिट में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बनाया जा रहा है। सेना के जवान दिन रात एक करके लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज ने सेना के कुक हाउस का जायजा लिया, जहां खाना बनाकर उसे पैक कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अच्छा काम किया। मोदी द्वारा पाकिस्तान को मदद की पेशकश की भी प्रशंसा करता हूं। पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 179 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर शीला दीक्षित के बयान पर कांग्रेस में ही बवाल मच गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक भीष्म शर्मा ने शीला दीक्षित को कांग्रेस से निकालने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। भीष्म शर्मा ने शीला दीक्षित पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं शीला दीक्षित सरकार में संसदीय सचिव रहे मुकेश शर्मा ने उनके बयान को निजी बताया। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने भी शीला दीक्षित के बयान पर हैरानी जताई है। ज्यादातर कांग्रेसी जहां शीला से किनारा कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली के विधायक मतीन अहमद उनके समर्थन में उतर आए। मतीन अहमद ने कहा है कि शीला ने जो कहा वो सही है, क्योंकि अगर किसी के पास संख्या है तो उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि अगर नंबर है तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बना लेनी चाहिए। शीला का यह बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान की प्रतिक्रिया में आया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के संकेत दिए थे। शीला दीक्षित ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक भी चुनाव नहीं चाहते। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी के पास जनादेश है और अगर कोई समर्थन देता है तो पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कांग्रेस में जहां शीला दीक्षित के बयान पर हंगामा मचा है तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान का स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि शीला ने मौजूदा हालात को देखकर सही बयान दिया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है। इससे पहले केजरीवाल स्टिंग की सीडी लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी से मिले। केजरीवाल ने स्टिंग में दिख रहे बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। उधर आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह डागर को निलंबित किया जा सकता है।
सूत्रों से खबर है कि स्टिंग ऑपरेशन में हुई किरकिरी के बाद पार्टी डागर को सस्पेंड करने की तैयारी में। दरअसल 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश के नाम से स्टिंग वीडियो दिखाया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने उनके विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज किया गया है। आयोग ने योगी को फटकार लगाते हुए राज्य निर्वाचन अधिकारियों से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा। योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। योगी पर पिछले दिनों नोएडा में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावना भड़काकर वोट मांगने का आरोप। इससे पहले बुधवार को इजाजत के बगैर लखनऊ में भाषण देने के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाया। आजम ने कहा कि क्या यही चुनाव आयोग का न्याय है, योगी को सिर्फ फटकार और हम पर प्रतिबंध। महाराष्ट्र के नासिक नगर पालिका में मेयर पद के लिए राज ठाकरे की पार्टी को एनसीपी का साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली वोटिंग से पहले सहमति बन सकती है। एनसीपी डिप्टी मेयर का पद चाहती है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ने मुंबई में अल्पसंख्यक विकास सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हजमा हिप्तुल्ला, वीके सिंह, शहनवाज हुसैन समेत महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस का मुस्लिम 24 कैरेट का और बीजेपी में मुझ जैसा मुस्लिम 18 कैरेट का, ऐसा क्यों। दिल्ली के 2 यूनिवर्सिटीज, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान होगा। डीयू में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मतदान की टाइमिंग है। जेएनयू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं इवनिंग कॉलेज में शाम 3 बजे से रात 7 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीयू में करीब 1.5 लाख छात्र वोटर है, जबकि जेएनयू में संख्या करीब 8,500 की है। जेएनयू में सेंट्रल पैनल ने जहां 22 उम्मीदवार हैं, तो वहीं डीयू में 28 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। डीयू में जहां मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एमएसयूआई के बीच है, तो वहीं जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों पर गढ़ बचाने की चुनौती। डीयू का नतीजा शनिवार दोपहर तक आ सकता है, तो वहीं जेएनयू में रविवार तक रिजल्ट आ सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले समेत तमाम नेता जेल में होंगे। खड़से का आरोप है कि एनसीपी कांग्रेस सरकार के दौरान जितने भी घोटाले हुए हैं, उन्हें शरद पवार और अजित पवार की शह पे हुई है। खड़से ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलकर उन्हें 116 घोटालों के आरोप लगाए। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को बीजेपी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इंडियन नेशनल लोकदल से पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह बरवाला अपने समर्थकों समेत आज बीजेपी में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 100 स्मार्ट सिटीज का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे शहर का बनाना है जहां 24 घंटे बिजली पानी के अलावा हाईटेक सुविधाएं होंगी। इस योजना में चीन, जापान और अमेरिका की करीब 200 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम ने स्वच्छ भारत को जन आंदोलन बनाने और ज्यादा भागीदारी के लिए इसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की बात कही। साफ सफाई को टूरिज्म से जोड़ते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया में देश को लेकर बनी धारणा को बदलने के लिए साफ सुथरे शहर बेहद जरूरी हैं। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। राजनाथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान रवैया बदले तो वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब दिया कि कूटनीति में फुल स्टॉप नहीं होता। दिल्ली में राष्ट्रवादी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आलिशान पाकिस्तान एक्सपो के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासिक ने कहा कि आलिशान पाकिस्तान एक्सपो जैसे इवेंट से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इस एक्सपो में पाकिस्तानी परिधानों की लंबी रेंज मौजूद है। पूर्व सीएजी विनोद राय ने 2G घोटाले को लेकर कांग्रेस पर एक और बम फोड़ा। विनोद राय ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह को 2G घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो चुप रहे। विनोद राय ने मनमोहन सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी रुचि सिर्फ सत्ता में रहने में थी। विनोद राय ने कहा कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम, अश्विनी कुमार और संदीप दीक्षित ने 2G घोटाले से मनमोहन सिंह का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया था। वहीं संजय निरुपम ने विनोद राय के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। संजय निरुपम ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी राय से मुलाकात नहीं की।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर विनोद राय का यह पहला सीधा हमला है। विनोद राय ने पिछले महीने यह भी दावा किया था कि यूपीए के कुछ नेताओं ने उन पर कोलगेट और सीडब्ल्यूजी से कुछ नामों को हटाने का दबाव डाला था। आपको बता दें कि विनोद राय के नेतृत्व में ही सीएजी ने 2G घोटाले को 1 करोड़ 76 लाख का आंका था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बाद अब कर्नाटक से दूसरे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार अपनी पत्नी के चलते मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। मामला एक ट्रस्ट से जुड़ा है जिसकी तेजस्विनी सदस्य है। दिल्ली से आगरा के बीच एक बार फिर सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल हुआ। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी बुलेट ट्रेन ने दूसरे ट्रायल में दिल्ली से आगरा की दूरी 98 मिनट में तय की। नवंबर महीने से सेमी बुलेट ट्रेन की नियमित सेवा शुरू हो सकती है। 12 डिब्बों की इस ट्रेन में 6 चेयर कार और 2 AC बोगियां होंगी। सेमी बुलेट ट्रेन में वो तमाम सुविधाएं हैं जो राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में होती हैं। सुरेंद्र कोहली की पुनर्विचार याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नोएडा के निठारी में रिंपा हल्दर की हत्या के मामले में कोहली को फांसी की सजा मिली। कोहली की फांसी पर 1 हफ्ते की रोक लगी है। उसे सोमवार को मेरठ की जेल में फांसी की सजा दी जानी थी। वहीं मेरठ जेल के खास बैरक में बंद सुरेंद्र कोहली से उसकी मां ने मुलाकात की। मेरठ जेल में ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। 8 साल बाद वो अपने बेटे से मिली। हाल फिलहाल में कोहली को फांसी होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। सलमान खान हिट एंड रन केस में आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस से जुड़ी कुछ फाइलें गायब हो गई थी, जिन्हें पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। 21 अगस्त को पुलिस ने कोर्ट को दस्तावेजों के गुम होने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने आज दस्तावेज पेश करने को कहा था। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को नशे की हालत में सड़क के किनारे सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया। फर्जी एनकाउंटर केस में गुजरात के निलंबित IPS अफसर DG वंजारा को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में वंजारा को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी। गुजरात के पूर्व DIG DG वंजारा फर्जी एनकाउंटर मामले में साल 2007 से ही जेल में बंद है। उन्हें इस केस में 7 साल बाद जमानत मिली। केरल सरकार के बार लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक केरल में बार खुले रहेंगे। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात के जामनगर में 3 लड़कियों से रेप की वारदात से सनसनी फैल गई। 24 घंटे में शहर के अलग अलग इलाकों से रेप की खबरें आई। गुलाबनगर में नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में रेप के बाद एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी महिला का पड़ोसी है। लखनऊ में एक महिला से पाए ने छेड़खानी के आरोप में विजिलेंस में तैनात एक दारोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी दारोगा अपने कुछ साथियों के साथ लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। मौके पर मौजूद महिला सिपाही ने आरोपी दारोगा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस का जवान 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी जवान ट्रक वालों से वसूली किया करता था। मिली शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिश्वत लेने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चाय वाला भी शामिल है। किसी को इन पर शक न हो, इसलिए चाय वाले को रिश्वत का पैसा देने के लिए कहा जाता था। लव जिहाद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक ने विवादित बयान दिया है। कल्बे सादिक ने कहा है कि जो मुस्लिम लव जिहाद करता है उसे जान से मार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में पड़े मुसलमानों को मुसलमान ही न माना जाए। कल्बे सादिक शियाओं के बड़े धर्मगुरु हैं और वो पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। महाराष्ट्र के विरार इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी पर 15 साल की लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने न सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान छिपाई बल्कि शादी का झांसा देकर लड़की के साथ रेप भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के मेरठ में लोग जिसे लव जिहाद का मामला मान रहे थे वो कुछ और ही मामला निकला। दरअसल 10वीं क्लास का एक नाबालिग छात्र अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की को लेकर भाग गया था। दोनों अलग अलग धर्म से जुड़े थे, लिहाजा लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला समझ लिया। हालांकि दोनों सिंगर बनना चाहते थे और गाना सीखने के लिए मुंबई भागने की योजना थी। पुलिस ने दोनों को जयपुर में पकड़ लिया।
यूपी के फतेहपुर में बारिश जानलेवा बन गई। शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से 12 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये सभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पुराने घर की बालकनी गिरने से 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। किराएदारों ने मकान मालिक से घर की मरम्मत के लिए कई बार बोला था। यूपी के बागपत जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया। टॉयलेट गई प्रेग्नेंट महिला ने वहीं बच्चे को जन्म दे दिया। आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों ने बच्चे को बचाने में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। ठाकुरद्वारा थाने की पुलिस ने 1 साल के बच्चे से शांति भंग होने की आशंका जताते हुए परिजनों को एसडीएम दफ्तर से नोटिस थमा दिया। एसपी ने मामले की जांच पर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मुंबई में व्हाट्सएप की मदद से लापता हुई 2 साल की मासूम लड़की मिल गई। खेलने के दौरान ये लड़की अपने पिता से बिछड़ गई थी। एक पुलिस वाले की नजर बच्ची पर पड़ी तो उसने बच्ची की फोटो डिटेल से व्हाट्सएप पर अपने जानकारों को पोस्ट कर दी। पीड़ित के पड़ोसी के मोबाइल में भी व्हाट्सएप का ये मैसेज आया। उसने तुरंत बच्ची के पिता को इसकी जानकारी दी और इस तरह से महज 3 घंटे के अंदर बच्ची परिवार वालों को मिल गई।